यूपी में पंचायत चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान कुछ ऐसे जख्म मिले जिन्होंने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। शिक्षक कर्मचारी संघ ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए इस चुनाव की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि सरकार के जो आंकड़े हैं वो एकदम अलग है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि निर्वाचन अवधि चुनावी काम से से निकलकर आदमी की ट्रेनिंग लेने और चुनाव करा के घर जाने के दौरान ही होती है। बेसिक शिक्षा परिषद का दावा है कि इस अवधि में सिर्फ 3 टीचर्स की मौत हुई है। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की जान गई, जबकि जो संघ का कहना है कि 1621 शिक्षकों की मौत हुई है। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही थी। जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में 3 शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है और क्या सरकार जवाब दे रही है। शिक्षक संघ का दावा है कि 1621 लोगों की मौत हुई, 1621 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी में मौत हुई है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग और मंत्री कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई। 3 चरण तक ही करीब 70 शिक्षकों की मौत हो गई थी, ये कहना है शिक्षक संघ का। और उनका यह भी कहना है कि सीएम को 16 मई को मृत शिक्षकों की सूची भेज दी गई थी, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। मृतक आश्रितों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है और उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और जो भी मुआवजा देना है इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। मतदान ट्रेनिंग से लेकर मतगणना कर लौटने तक सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। तो मौत के आंकड़ों पर अब बवाल शुरू हो गया है। ये असली मसला है। शिक्षक संघ की मांग है और सरकार का दावा हमने आपको दिखा दिया। उसके आगे अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से मृतक शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए, ये मांग है। अगली मांग है कि मृतक शिक्षकों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, शिक्षक संघ ये मांग कर रहा है। तीसरी मांग ये है कि मृतकों के योग्य आश्रितों को शिक्षक की नौकरी दी जाए, बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। मृतकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, ये भी यूपी शिक्षक संघ ने मांग की है। और मांग ये भी है कि मृतकों को ग्रेच्युटी की धनराशि भी मृतक के परिजनों को दी जाए। कोरोना संक्रमित शिक्षकों के इलाज का खर्च सरकार दे। चुनाव में गैरहाजिर शिक्षकों कर्मचारियों पर कार्रवाई न हो, ये भी मांग की गई है। शिक्षकों से आरटीई एक्ट के तहत शिक्षण के अलावा दूसरा काम न लें। और शिक्षक संघ ने सीएम को 16 मई को खत लिखा था, जिसमें 700 से ज्यादा शिक्षकों के मृत्यु की सूचना दी गई थी। तो शिक्षक संघ कह रहा है कि 1621 की मौत हुई है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग केवल 3 को मान रहा है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का क्या कहना है। 1621 बेसिक शिक्षकों की मृत्यु की सूचना सरकार को देकर के उनको मुआवजे की मांग की गई थी। उसके सापेक्ष अधिकारियों द्वारा 3 शिक्षकों की मृत्यु को पंचायत चुनाव के दौरान होना स्वीकार किया गया है। कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त होकर के अकाल मृत्यु के गाल में समा गए और इस प्रकार 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत की जिम्मेदारी ना लेना, उनको मुआवजा देने से बचना और शिक्षक संघ की सूची को भ्रामक बताना, ये नितांत गलत है। शिक्षक संघ अपने जो साथी मृतक हो गए हैं उनके परिवारों के हक के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। जब तक उनके परिवार के सदस्यों के साथ न्याय नहीं होता, हम इस पर काम करते रहेंगे। अब तक आपने शिक्षक संघ का दावा भी देख लिया और बेसिक शिक्षा विभाग का दावा भी जान लिया। इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस लड़ाई में तो पीड़ित नहीं पिस जाएंगे। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश अपना दावा कर रहे हैं तो मायावती अपना दावा कर रही हैं, यानी सियासत अपने चरम पर है।
चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अब विपक्ष क्या कह रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और मायावती ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। वहीं मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूपी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों व अन्य सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायतें आम हो रही हैं, लेकिन इनकी सही जांच न होने के कारण इन्हें उचित सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही, जो घोर अनुचित है। सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। आगे ये ट्वीट करके राजनीति अब बढ़ गई है, तो अखिलेश यादव भी मुखर है और मायावती भी मुखर है। तो एक तरफ प्रदेश के गांव में कोरोना के संक्रमण को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं, तो शहरों के बाद अब कोरोना का गांव में खौफ है। यूपी के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जब एबीपी गंगा ने जाना तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई भगवान भरोसे है, जैसा कि कोर्ट ने कल टिप्पणी की है। डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल से नदारत हैं, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर ताला लगा हुआ है। और हालत यह है कि महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद भुएमऊ गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको कौशाम्बी की, जहां पर सरकारी अस्पताल मानो कई सालों से बंद पड़ा है, खस्ता हाल है। डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ नदारत हैं। अस्पताल का मेन गेट खुला है, लेकिन अंदर कमरों में ताला लगा है। मंझनपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर भरवारी नगर पालिका परिषद के पीएचसी की ये तस्वीरें देखिए। तीसरी तस्वीर हम आपको अब लखीमपुर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर नेपाल बॉर्डर से सटे कस्बा संपूर्णा नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 2.5 साल से यहाँ पर किसी महिला या पुरुष डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना के हालातों में लोगों को मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर्स का रुख करना पड़ रहा है। पीएचसी में एक फार्मासिस्ट और 2 स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं होने से वो भी लाचार है। फिरोजाबाद से बीजेपी सांसद चंद्रसेन यादव ने अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया है। तो सांसद भी लगातार दुखी हैं। चाहे मेरठ की बात करें, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। सांसद का कहना है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि फिरोजाबाद में कुछ डॉक्टर सही तरह से काम नहीं कर रहे, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद ने सीएमओ से कहा है कि सभी डॉक्टर्स को लगाया जाए, जिससे मरीजों की परेशानी दूर हो सके। विभाग में जो चिकित्सक हैं वो अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं कर रहे हैं, इसलिए मरीज परेशान हैं। मैंने सीएमएस से कह दिया है कि सभी चिकित्सकों को ड्यूटी लगाइए। और झांसी के मंडल आयुक्त ने ललितपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान तालबेहट में बने कोविड सेंटर L1 और L2 का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। तो ललितपुर जिले में तूफानी दौरा हुआ। इस दौरान मंडल आयुक्त अस्पतालों में लगे गंदगी के अंबार को देखकर भड़क गए और अधिकारियों को जमकर फटकार उन्होंने लगाई। झांसी मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने भदौना गांव जाकर कोविड-19 की तैयारियों और वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान गैर मौजूद अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। ये ललितपुर के तालबेहट ब्लॉक के भदौना गांव में हूँ। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। ये एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। निगरानी समिति के काम यहाँ पर जारी हैं। अभी और गंभीरता की ज़रूरत है, क्वालिटी वर्क होना चाहिए। जो और मैंने देखा है कि यहाँ व्यवस्थाएं हैं। कुछ सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो गायब हैं, जैसे यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर सप्लाई इंस्पेक्टर है यहाँ का, उसको यहाँ रहना चाहिए। बीडीओ है, बीडीओ के बारे में पता लगा है कि वो बीमार हो गई, उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाया था, तो शायद फीवर में है। वही जौनपुर के पिलकिछा गांव में कोरोना ने अपनी गिरफ्त में इस पूरे गांव को ले रखा। यहां पर 1 महीने में सर्दी, बुखार और सांस लेने में परेशानी के चलते करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही मौत के चलते गांव में दहशत का माहौल है। प्रयागराज आजमगढ़ मार्ग पर गोमती नदी के किनारे बसे पिलकिछा गांव में अप्रैल से मौत का साया मंडरा रहा है। लगातार हो रही मौतों से दुकानों पर ताला लटका है।
इस मामले पर खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर की माने तो गांव में मौतों पर एसडीएम शाहगंज की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और आशा कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर सर्दी बुखार और सांस फूलने के रोगियों को दवा देने के साथ ही चेकअप कराने और साफ सफाई का आदेश दिया गया है। ये जो इकट्ठे जो काफ़ी मौतें हो गई हैं आपने जैसा बताया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में एसडीएम महोदय की निगरानी में कल जो मीटिंग का एक आयोजन किया गया, तो जिसमें हमारी जितनी आशा संगिनियाँ हैं इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलना की समस्या से इनको दवाएं देना, दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। और उसके द्वारा क्षेत्र में साफ़ सफाई का सारा कार्य किया जाए, जो कि ब्लॉक के माध्यम से बीडीओ महोदय के निर्देशन में कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के मामलों के आने में तेजी आ गई है। चाहे हम बात करें मथुरा की, चाहे बात करें अलीगढ़ की, तमाम जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और हालात अब बिगड़ने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आ रहे हैं। मेरठ में मामला सामने आया, कानपुर में मामला सामने आया और अलीगढ़ में भी मामला सामने आया। मेरठ में 42 मरीज, कानपुर में 50 मरीज और अलीगढ़ में भी मरीजों की संख्या अब सामने आने लगी है और अलीगढ़ में 2 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। गाजीपुर में गंगा घाटों पर अचानक से शव मिलने के बाद प्रशासन सख्त हो गया और शवों को बहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। जिले के श्मशान घाट पर आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की पर्ची दी जाती थी, जिसे लोग नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराते थे। लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका ने इस तरह के प्रमाण पत्र देने पर अब रोक लगा दी है, जिससे श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोगों में काफी आक्रोश है। सबसे ज्यादा परेशानी दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि उनके जिले के कर्मचारी अधिकारी मृत्यु का वेरिफिकेशन करने दूसरे जिले में कैसे जाएंगे। हमने डेड बॉडी लेकर के आया और पर्ची हमने टोकन लगाया, टोकन में पर्ची मिला, पर्ची के ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब रजिस्टर में एंट्री किया गया, कोई स्लिप कोई पर्ची नहीं मिला डेड बॉडी का, ताकि मृतक प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारा जो गुजरा हुआ है उसका पेंशन है, उसका राशन कार्ड था उसके नाम से, तो उसके नीचे वाले को राशन कार्ड बने और उसका पेंशन का जो पैसे बैंक में रुका हुआ उस पैसे को हम उतार करके इनका काम क्रिया खर्च करें। प्रमाण पत्र वहाँ के जलाने वाले डोम अपनी रसीद हुई, उस प्रमाण पत्र नहीं था। जलाने वाले डोम राजा अपनी रसीद देते थे, लेकिन इधर भी तमाम प्रकार की जगह जगह शिकायतें आने लगी, रसीदों के नाम पर वसूली हुई। एक और लोग आर्थिक तंगी के चलते या फिर मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें गंगा में बहाते थे, तो कुछ लोग किनारे घाटों पर दफना रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोक्षदायिनी नगरी काशी में एक अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय ने कोरोना से हुई मौत के बाद शव का पहले हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार कराया और उसके बाद चिता की रात को कब्रिस्तान में दफनाया गया। क्रिश्चियन समुदाय की ये पहल ऐसे वक्त में सामने आई है जब लोग शवों को गंगा में बहा रहे थे। आपको बता दें कि क्रिश्चियन समुदाय में शवों को कब्रिस्तान में दफनाने की परंपरा है। इस समय जो है वास्तव में हमारे क्रिश्चियन जो वातावरण है या विश्वास है या धर्म विधि है वो इस प्रकार है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते। ये नहीं कि वो उसको ज़मीन पर लिटा दिया या घर से बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करते हम लोग, बल्कि उसको हॉस्पिटल से उसके घर में जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। उसके बाद फिर उसकी बॉडी को हम लोग चर्च में लाते हैं और चर्च में लेने के बाद पूरी धर्म प्रक्रिया होने के बाद तब हम लोग कब्रिस्तान में ले जाते हैं। कोरोना काल में क्रिश्चियन समुदाय की अनोखी और बड़ी पहल है। वाराणसी में क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने जो लोग हैं जो कोरोना पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई, उसके बाद उन्होंने उनका दाह संस्कार करना उचित समझा है। दाह संस्कार के बाद बची हुई राख को कब्रिस्तान में लाया जाता है और उसे दफन किया जाता है। परंपरा निभाने के साथ एक संदेश भी है। संदेश ये है कि देश को कोरोना से बचाना है और दाह संस्कार इसका उम्दा उपाय है। कहा यह जा रहा है कि दाह संस्कार के बाद कोरोना का खतरा कम होता है और वाराणसी का क्रिश्चियन समुदाय ऐसे लोगों का दाह संस्कार करा के
कहीं ना कहीं उदाहरण पेश कर रहा है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और हमीरपुर में यमुना नदी में शव मिलने के मामले में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके चलते यहां पर एसडीआरएफ की टीम को भेजकर नदी में पेट्रोलिंग शुरू करवाई गई है। ये टीम नदी से शवों को खोजकर उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। साथ ही उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो चोरी छिपे शवों को नदी में फेंककर वहां से भाग जाते हैं। इसमें व्यवस्था करी गई नगर पालिका से कि सभी पुल पर और सिंहेश्वर मंदिर में और जो अपना शमशान घाट है वहाँ पर अपनी कर्मचारियों की टीम लगाई है 24 घंटे कि कोई भी बिना दाह संस्कार किए कोई भी ऐसा प्रवाहित ना करे। और इसी तरह हम पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं कि कोई बाहरी जनपद की गाड़ी आके इस तरह से कोई फेंक ना जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार प्रदेश सरकार कई फैसले लेती नजर आ रही है। इसी के तहत अब प्रदेश में शादी समारोह के आयोजन में आने वालों की संख्या को घटाया गया है। अब ऐसे किसी आयोजन में एक वक्त पर 25 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। पहले बंद हॉल में अधिकतम 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति थी। अब जिन घरों में शादी होने जा रही है उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर शादी करते हैं तो घर के लोग ही शामिल नहीं हो पाएंगे। शादी टालने से सिर्फ मायूसी हुई है बल्कि काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। शादी के लिए गेस्ट हाउस, कैटरर्स, डेकोरेशन समेत अन्य काम के लिए जो एडवांस दिया था वो पैसा भी डूब गया है। शादी समारोह जैसे आयोजनों में लोगों की संख्या घटाए जाने के आदेश के बाद अब जिनके यहाँ कार्यक्रम होने थे, किसी ने अपनी गेस्ट लिस्ट को छोटा कर दिया है तो किसी ने कार्यक्रम को ही फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल हम ऐसे ही एक परिवार में मौजूद हैं जहां पर 25 मई को एक शादी तय थी, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से गाइडलाइंस आई, गेस्ट की संख्या को सीमित करने के निर्देश मिले, उसके बाद फिलहाल इस परिवार ने अपने यहाँ जो शादी थी उसको स्थगित कर दिया गया है और अब आगे किसी और तारीख पर जब हालात थोड़े सही होंगे तब इस शादी को करेंगे। हम बात करते हैं, क्या नाम सर आप? संजय चौधरी। संजय जी, किसकी शादी थी आप? मेरी बेटी की शादी थी। सर ये बताएं, 25 की शादी थी, आपने आगे कर दी, क्या मुख्य वजह? सबसे बड़ा कारण बता दें आपको, शादी एक जो है समझ लीजिए एक त्यौहार होता है हिंदुओं में, एक त्यौहार की तरह बेटी की शादी मनाई जाती है। तो अब आप ये बताइए 25 आदमी में अगर हमको अनुमति दी गई है तो 25 आदमी हम लोग की जॉइंट संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में ही मेरे 40 लोग हैं, तो सगे लोग हैं जिसमें मेरे भाई बहन सब मिला करके संयुक्त 5 भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, तो इसलिए परिवार इतना बड़ा है तो कैसे संभव हो पाएगा। और मैंने एक बहुत बड़ा लखनऊ का प्रतिष्ठित लॉन बुक कराया था पूरा, अब उस लॉन में अच्छा खासा मेरा पैसा लगा है, तो मेरे इसके आगे कोई मेरे विकल्प नहीं था, इसलिए हमने इसको आगे ही बढ़ाना उचित रखा है। और अब आगे जब जैसी अनुमति देगी सरकार उस तरह से आगे हम करेंगे। जिस तरह से जितने कम लोगों की लिस्ट बना रहे थे उसके बावजूद जो अपने परिवार के ही लोग हैं वो भी उसमें नहीं समा रहे थे, यही वजह रही कि शादी को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, मायूसी भी हुई, क्योंकि महज 4-5 दिन के बाद घर में शादी, तैयारियां जोरों पर, और अब उसे पोस्टपोन करना पड़ा, नई तारीख पर होगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ इस परिवार की कहानी नहीं बल्कि कई परिवारों में कोरोना के इन हालात की वजह से ऐसी ही कहानियां देखने को मिल रही हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों को ही परमिशन मिलेगी, जिसके बाद वाराणसी के मैरिज लॉन और टेंट व्यवसायी घाटे में आ गए हैं, क्योंकि पहले ही उन पर कोरोना की मार पड़ रही थी और अब शासन की गाइडलाइन इनकी कमर तोड़ दी। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से कई शादियां प्रभावित हुई थी और टेंट समेत मैरिज लॉन का कारोबार प्रभावित हुआ था। कभी इन दिनों में जहां रौनक होती थी वहां आज सन्नाटा पसरा है और ये छोटे बच्चे आज इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्राउंड है वो एक शादी का लॉन है, यहाँ पर शादियाँ होती थी, सजा धजा लॉन होता था, लेकिन इस समय ये खेल का मैदान बना हुआ है। हालत ये है कि व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। जिन लोगों ने शादियों के लिए लॉन की बुकिंग कराई थी उन्होंने कोरोना के चलते ये बुकिंग कैंसिल करा दी है। अगर सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो शादी समारोह में 25 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है और ऐसी स्थिति में लोग लॉन के बजाय घरों तक ही सीमित रहना चाहते हैं। तो कोरोना के बचाव के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन लॉन संचालक कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर सरकारी सहकारी संघ दादरी पर 100 टन के आसपास अनाज की जो
बोरियां हैं वो भीग गई। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। सरकारी गोदाम का लिंटर टूट गया और उसके बाद ये लापरवाही सामने आई। सरकारी गेहूं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो आप देखिए ग्रेटर नोएडा की हालत है, जहां पर बारिश में सारा गेहूं बर्बाद हो गया। और बड़ी खबर बलरामपुर से है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जमानत मिल गई है। मतदान के बाद बेलीकला गांव में आगजनी और हिंसा में गिरफ्तारी हुई थी। सांसद समेत 11 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। 10 अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पूर्व सांसद पर प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई की थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद समेत 11 लोगों को जेल भेजा गया था, लेकिन पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जमानत मिल गई है। बेलीकला गांव में आगजनी और हिंसा का आरोप था। 10 अभियुक्तों को पहले इस मामले में जमानत दी जा चुकी है। और ताउते तूफान का असर यूपी में भी देखने को मिला। हम आपको ताउते तूफान के साइड इफेक्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की आप देखिए, जहां बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। तो दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। और तीसरी तस्वीर आपको जालौन की दिखा रहे हैं, जहां पर ताउते के चलते रुक रुक कर बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चली।